जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार, दोनों इस तरह मिले ये बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। ओ दोस्तों, आज का रंग है जीवन की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया का। मैं हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके हर ट्रेनिंग सेशन से निकलती है एनर्जी, अवेयरनेस और एम्पावरमेंट का मैसेज। नेहा श्रीमाली जी एक वर्सेटाइल फैसिलिटेटर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिसोर्स पर्सन। आज हम उनसे बात करेंगे पॉश एक्ट, कॉर्पोरेट कल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट और उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी के बारे में। दोस्तों, वैसे आज की हमारी बातचीत सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी महिला श्रोताओं के लिए खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की है। नेहा जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार आलोक जी, और नमस्ते मेरा सभी श्रोताओं के लिए भी। थैंक यू आलोक जी। नेहा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन की दुनिया में आने का सफर किस तरह से आपका शुरू हुआ? जी बिल्कुल। मैंने 10 साल कॉर्पोरेट में काम किया था, बैंकिंग इंडस्ट्री में। और फिर मुझे लगा क्यों ना कुछ अपना किया जाए। हमेशा से ही मैं समझती थी कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो मुझे लगा क्यों ना अपने बातचीत के इस स्किल को यूज करते हुए मैं किसी को कुछ नया सिखा सकती हूँ, किसी को कुछ समझा सकती हूँ। तो क्यों ना मैं अपने इस लर्निंग को शेयर करूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों की मदद कर सकूं। सो ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मुझे इसका बेस्ट जरिया नजर आया। सो दैट इज द रीजन मैं एल&डी सेगमेंट में आई। इस तरीके से मेरी एल&डी की शुरुआत हुई जर्नी की, जहां मैं ट्रेनिंग्स के जरिए अपनी नॉलेज, अपना स्किल, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करती रही। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बहुत खूब, बड़ी बखूबी आपने बयान कर दिया। इनफैक्ट हम कई लोग ट्रेनिंग की दुनिया के लोग हैं, तो हमें बहुत जी। अच्छा लगता है ऐसे किसी से मिलके बातचीत करके, जिसने सब कुछ छोड़ के ट्रेनिंग की दुनिया में आगाज किया है। आपने एक डिकेड तक मल्टीनेशनल बैंकिंग सेक्टर में काम किया, फिर जी। ट्रेनिंग को कैरियर बनाया। इस चेंज के लिए कोई खास ऐसा मोटिवेशन हुआ या कोई ऐसा ट्रिगर था जिसमें आपको लगा कि नहीं नहीं अब तो मेरे को जाना ही है, तो इसके बारे जी। में? जी बिल्कुल। मैं इसको ट्रिगर नहीं कहूंगी, मैं इसे नेचुरल कॉलिंग कहूंगी। हर इंसान की एक नेचुरल कॉलिंग होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो उसको सुनता कब है, पहचानता कब है। मेरी लाइफ में ऐसा ही मोड़ आया था 2016-17 के अराउंड, जहां पे मुझे लगा था मेरी नेचुरल कॉलिंग कुछ और है। मैं सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ करके कीबोर्ड के साथ खेलने के लिए तो नहीं बनी हूँ, शायद मैं किसी और चीज के लिए बनी हूँ। जब मैं हर किसी को क्या होता है, जब भी अपनी नेचुरल कॉलिंग पहचाननी हो ना, अपने बचपन में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि वहां आप अपनी प्रेशर से फ्री होकर जो भी करते हैं अपने शौक को फॉलो करते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा किया। और मैं अपने बचपन की एक चीज आपको बताऊंगी। जब मेरी उम्र की लड़कियां किचन सेट और डॉल सेट के साथ खेलती थी, मैं अपने बचपन में भी टीचर बनती थी। और मैं टीचर टीचर खेलती थी, जहां मेरा भाई मेरा स्टूडेंट हुआ करता था और मैं उसे पढ़ाती थी। सो पढ़ाने और सिखाने का शौक मुझ में तब से था। ये शौक था या स्किल था, वो मुझे अब समझ में आता है। द पॉइंट इज आई जस्ट फॉलोड माई नेचुरल कॉलिंग, दैट आई एम मेंट to teach, to make people learn, and that is the reason I think this is the right field where I should place myself into. अगर मैं इस जगह आती हूँ तो शायद मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो पाती हूँ, क्योंकि मैं अपना नेचुरल ट्रेट फॉलो कर रही हूँ।
ये मुझे रियलाइज हुआ 2016 में, एंड दैट्स द रीजन 17 में मैंने जॉब छोड़ा और अपनी नेचुरल कॉलिंग को फॉलो किया। इस तरीके से मैं एलएनडी में आई। ब्यूटीफुल। आपने बहुत ही खूबसूरती से, और ये जब उस एज में लड़कियां शुरू में कुकिंग के खेल या इस तरह के डॉल्स वाले खेल खेलती हैं, आप एक टीचिंग का वो खेलती थी। बहुत बहुत खूबसूरत। चलिए, अब जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया में हम आते हैं, पॉश एक्ट जी के बारे में। जी पॉश एक्ट 2013 को लेकर आपने बहुत काम किया है। जी कुछ जरा आसान शब्दों में हमारे लिसनर्स को बताइए कि ये एक्ट क्या है, क्यों जरूरी है, एक लेमैन की भाषा में थोड़ा हमें जी समझाइए बिल्कुल। प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, फीमेल्स अपनी वर्क प्लेस पे काम के लिए कई जगहों पे ग्रो नहीं कर पाती। उसके कई सारे रीजंस होते हैं। उनमें से एक रीजन है उस जगह पे होने वाला सेक्सुअल हरासमेंट। इन चीजों की वजह से जो फीमेल्स सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ काम करना चाहती हैं, अपनी रिस्पेक्टफुल लाइफ स्पेंड करना चाहती हैं, वहां इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं और फीमेल्स को अपना करियर छोड़ना पड़ता है। एपेक्स पोजीशंस तक फीमेल्स पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हर स्टेप पे कहीं ना कहीं उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ता है। हमारे पास्ट में फीमेल्स के को लेके ऐसे बहुत से वायलेंसेस हुए हैं, क्राइम हुए हैं, जिस वजह से एक्ट को इस बारे में, कानून को इस बारे में सोचना पड़ा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक्ट चला 2013 में, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी फीमेल जब कोई काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके एम्प्लॉयर्स की होती है। इसी एक्ट के तहत फीमेल्स को सोशल सेक्सुअल हरासमेंट से फ्री किया गया, उनके लिए उनको प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दिया गया, ताकि हर फीमेल आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, उनके तहत डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए अपनी प्रोफेशनल जर्नी कैरी कर सके और आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। उसके लिए ये एक्ट आया था। बहुत सारा बैकग्राउंड है, बहुत सी स्टोरीज है इसके पीछे, जो बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन का मुद्दा बनता है। बट फिलहाल मैं ब्रीफली यही कहना चाहूंगी कि फीमेल्स को सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि यौन शोषण जो उनकी कार्यस्थल पे, ऑफिसेज में, वर्क प्लेस पे होता है, उससे बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, जी और इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन अभी फिलहाल जो आपने जी सेंटिमेंट्स बताए हैं, इसके लिए हम रुक जाते हैं और एक अच्छा सा रिलेवेंट गाना सुनते हैं इसके बारे में। जी शक्ति 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 वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है, ना झुकती है ना रुकती है, ना थमती है ना थकती है। शक्ति है, वो 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 शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। शक्ति है, वो 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 शक्ति है। जो
आग और बर्फ दोनों साथ लेके चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है, जो एक पल में अग्नि है, जो एक पल में नीर है, जो पत्थरों की स्याही से खींची हुई लकीर है। वो आ गई जो जिद पे दो नदी का रुख भी मोड़ेगी, जो ले लिया है एक बार प्रण वो करके छोड़ेगी, लाख उसके इम्तिहान ले ले कोई भी डगर, न दर्द की उसे फिकर, न चोट का ही कोई डर। तो नेहा जी आगे चलते हैं। आज भी कई कॉर्पोरेट वर्क प्लेसेस में महिलाओं को सटल या ओपन हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। जी आपके अनुभव में विमेन किन किन तरह के रिस्क या चैलेंजेस फेस करती हैं? देखिए, एक औरत की जिंदगी में लड़ाइयां तो बहुत हैं। जो हम जिस मुद्दे पे आज बात कर रहे हैं वो है सेक्सुअल हरासमेंट। मैं आज आपसे इसी बारे में बात करूंगी। Sexual harassment is one of the major reason that the females are facing challenges in the field of, right? कभी मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता है, कभी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि मेजर प्रोजेक्ट्स हैं या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सिर्फ मेल्स को दी जा रही है, फीमेल्स को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ कभी ये कहा जाता है कि इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कभी कहते हैं इसकी तो कल शादी हो जाएगी, ये तो चली जाएगी, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर मेल्स को रखो। ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जिस वजह से फीमेल्स को इंपॉर्टेंट रोल्स, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत मदद कर सकते हैं, उनसे वो उनको डिप्राइव रखा जाता है। सो वर्क प्लेस पे ग्रो करने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फीमेल्स के लिए चैलेंज बनती हैं। वर्क प्लेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ी चीज है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्योंकि वो फीमेल्स हैं इस वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। कई बार सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कमेंट्स होते हैं जो मेल्स करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने एक होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है किसी फीमेल के लिए। ऐसे केसेस के अंदर फीमेल्स अंदर ही अंदर सहम जाती हैं। कभी लगता है कि छोटी छोटी बातों के लिए क्या रीजन खड़ा किया जाए। कभी उन्हें पता ही नहीं होता कि ये भी एक ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है, इसके लिए उन्हें आवाज उठानी चाहिए। पोशाक अवेयरनेस कई बार नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, कभी सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे बहुत से चैलेंजेस होते हैं जो फीमेल्स को फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल ही सही बात बताई। एक मैंने नहीं सोचा था आपसे ये सवाल पूछा, ग्लास सीलिंग का भी तो एक कंसेप्ट है, वो क्या है, कुछ उसके बारे में बताइए। महिलाओं के लिए कहते हैं। क्लास सीलिंग का एग्जैक्टली तो बहुत अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है। फिलहाल मैं यही कहूंगी कि हर तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट बना है जिसके अंदर वो वॉइस रेज कर सकती हैं और अपने लिए प्रोटेक्शन गेन कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत। क्या आप कोई ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर कर सकती हैं, आप चाहे तो नाम ना लें, जिसने आपको बहुत ही डीपली इम्पैक्ट किया हो और पॉश अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस को और बढ़ा दिया हो? ऐसा कहीं आप? जी, मैं एक इंस्टेंस नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं एक एक्सटर्नल मेंबर हूं और मैं इन्वेस्टिगेशंस भी करती हूं ऐसे केसेस के लिए। तो इस तरीके के केसेस आते हैं जिसमें पॉश एक्ट का एक अलग ही रूप सामने आता है, एक अलग ही रीजन सामने आता है। मैं उन दो चीजों पे बात करना चाहूंगी। एक तो ये है कि जो हमारा मजदूर वर्ग होता है या जो लेबर वर्क होता है, जिसे हम ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज कहते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक्ट के होने के बावजूद भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उन फीमेल्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन स्टिल इज अ चैलेंज। दूसरी चीज जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगी, जो मैंने अपने इन्वेस्टिगेशंस में देखा है, कई बार ये पाया गया है कि
फीमेल्स इस एक्ट को मिसयूज करती हैं। देखिए, मैं जेंडर सेंट्रिक एक्ट पे काम करती हूँ, मैं एक जेंडर सेंट्रिक लॉ पे काम करती हूँ, लेकिन मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि इस एक्ट का बेसिस इक्वालिटी है। इसीलिए मैं इक्वालिटी के आईने से, इक्वालिटी के लेंस से इस मैटर को देखती हूँ। तो मेरे लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों बराबर हैं। मैं सिर्फ फीमेल्स को सिंपैथाइज करने का काम नहीं करती हूँ। जो सच है समाज में वो सच है, जो ताकत है उसे मिसयूज भी किया जा रहा है, जहां पे मेल्स को फंसाने के लिए मैलिशियस इंटेंशन से फीमेल्स पॉश एक्ट लगा देती हैं, जहां मेल्स बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा जहर है जो सोसाइटी में फैल रहा है। इस वजह से फीमेल्स खुद अपने एम्प्लॉयमेंट से डिप्राइव हो रही हैं। वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, वैसा सा सोसाइटी में एक माहौल देखने को भी मिल रहा है। एम्प्लॉयर्स डरते हैं फीमेल्स को हायर करने से कि कहीं हमारे ही अगेंस्ट पॉश एक्ट ना हो जाए। तो हमारे इन्वेस्टिगेशंस में कई बार ऐसा आता है कि पॉश केस आ गया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा वो तो कंप्लेंट्स फॉल्स थी, रीजन कुछ और ही था जिस वजह से पॉश एक्ट हुआ था। तो इस तरीके से मेल्स को बचाना भी इस एक्ट में प्रोविजंस ऐसे रखते हैं जहां फीमेल्स को भी बचाव के लिए इस तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि सेक्सुअल हरासमेंट सिर्फ अगर फीमेल के साथ हुआ है तो ही पॉश एक्ट आईने में आता है, पॉश एक्ट पिक्चर में आता है। अगर सेक्सुअल हरासमेंट मेल के साथ है तो पॉश एक्ट उसमें कोई मदद नहीं दे सकता। लेकिन मेल्स के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल हरासमेंट की फॉल्स कंप्लेन हुई है, उसमें बचाव का प्रावधान इस एक्ट में जरूर है। ये अवेयरनेस का मुद्दा है। अगर अवेयरनेस होगी तो सब समझ पाएंगे और सबके लिए अच्छा होगा। इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने का मेरा रुझान रहता है कि इसके दोनों पहलू सबको समझ आए। आपने काफी बैलेंस्ड व्यू दिया है कि इस जी। एक्ट का मिसयूज भी हो सकता है जी, और होता होगा, खैर बिल्कुल। लेकिन उसके लिए अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। बहुत जी, खूबसूरती से बताया आपने। पॉश ट्रेनिंग सेशंस में जब आप मैन और वीमन, अभी जो चीज हम डिस्कस कर रहे थे, दोनों से बात करती होंगी, और आपने अभी बताया कि आप इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भी कंडक्ट करती हैं, जी। तो सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या देखने को मिलता है आपको इसके बारे पहला, ये विमेन सेंट्रिक लॉ है तो डेफिनेटली जो ज्यूरी है, जो इंटरनल कमिटी है, वो फीमेल को ही प्रेफर करेगी, उसी को सपोर्ट करेगी। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कानून की नजरों में सभी बराबर होते हैं, तो एक अच्छी इंटरनल कमिटी, एक समझदार इंटरनल कमिटी जिसे लॉ की समझ है, इस कानून की समझ है, वो दोनों को बराबर सुनने का ऑप्शन देती है। वो पूरे पूरे चांसेस देती हैं दोनों को अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो पहला मिथ तो ये है कि ये विमेन सेंट्रिक लॉ है तो फीमेल को ही फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मेरी कई बार एचआर मैनेजर्स से बात होती है, एमएसएमई सेक्टर की मैं बात करती हूँ, वो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई फीमेल काम नहीं करती, इसलिए हमारे यहाँ इस लॉ की कंप्लायंस की जरूरत नहीं है। अगेन दिस इज अ बिग मिथ, बिकॉज एज पर द लॉ इसके प्रोविजंस कहते हैं कि चाहे कोई फीमेल हो या ना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स हो, एम्प्लॉयज नहीं वर्कर्स हो, तो में? ये एक्ट वहां पे मान्य होता है। यानी कि अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स भी वहां काम करते हैं, कोई ट्रेनीज हैं, इंटर्न्स हैं, थर्ड पार्टी के एम्प्लॉयज आते हैं, वेंडर्स का आना जाना है, कोई विजिटिंग गेस्ट है जो आता है वर्क पर्पस से, उस हर जगह पे ये पॉश एक्ट लगता है। इसलिए कंप्लायंस तो हर जगह जरूरी है। ये कुछ मिथ्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं मोटा मोटी तौर पे, बाकी तो बहुत चीजें हैं, ये ये बहुत बहुत मेजर चीजें हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वेंडर सारे, इसका मतलब जो आउटसोर्स करते हैं लोग बाग, जी, उनके कुछ लोग काम करते हैं उस वर्क प्लेस जी, में, तो बिल्कुल। वहां भी लागू हो सकता है। एब्सोल्युटली वहीं पे भी लागू होता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लगता है, ट्रस्ट और एनजीओज में लगता है। हर वो जगह जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पॉश एक्ट कंप्लायंस मैंडेटरी है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार तो आदमी लोग जब बैठते हैं तो वो भी कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं जी, जो कि पैल्टेबल नहीं होते, मतलब बिल्कुल, अनजाने में भी करते हैं और जानबूझ के भी करते हैं, दोनों ही बिल्कुल बातें सर, हैं।
बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। इसका आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मैं कई बार कंपनीज़ में मिलने जाती हूँ मैनेजमेंट से, एचआर के लोगों से। अब अगर वहाँ पे सारे मेल्स भी काम करते हैं, तो भी एक सवाल उठता है, मेरी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन लेता है? हुँ, क्या गारंटी है कि मैं सेफ हूँ? बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग वुमन। मुझे अपनी हुँ, हुँ, सेफ्टी भी तो इंश्योर करनी है। तो हुँ, पॉश एक्ट मेरी सेफ्टी भी इंश्योर करता है। दैट्स हाउ इट इज़। और इसीलिए उस ऑर्गेनाइज़ेशन में पॉश एक्ट कंप्लायंस मैंडेटरी हो जाती है। वहाँ अवेयरनेस सेशंस मैंडेटरी हो जाते हैं, ताकि वहाँ के मेल्स को ये पता रहे कि अनजाने में भी ऐसी कोई गलती ना हो कि बाहर से आने वाली फीमेल के लिए भी कोई डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो। आई नो। बैंक्स में भी एक उन्होंने एक इंटरनल वो बना रखा है सिस्टम, बिल्कुल सर। जहाँ बना रखा है। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट जब हमने बैंकिंग जॉइन की थी तब भी इस तरह की बातें बहुत होती थी कि एक जी। अगर कोई फीमेल आ जाती थी वर्कर साथ में तो हुँ, लोग किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ बेहूदी सी बात करते ही थे। बिल्कुल। बिल्कुल, ये हमेशा से चला है। जी। बहुत तो चलिए नेहा जी, इस जो विडंबनाएं हैं हमारी सोसाइटी की, हमारी वर्क प्लेस पे, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ हम एक गाना सुनते हैं। जी, बिल्कुल। खुद को तू पहचान दे, खुद बारी को चूम ले। खुद को तू पहचान दे, खुद बारी को चूम ले। पढ़ कर पहचान बनाए, स्त्री शक्ति की मिसाल बने। खुद को तू पहचान दे, ज्ञान ममता न्याय शक्ति को अपनी पहचान बनाए। नारी सशक्तिकरण का नारा बने, नारा बने। भारतीय अखंड शक्ति, स्त्री शक्ति बने। खुद को तू पहचान दे। अब नेहा जी, क्या आपको लगता है कि कंप्लायंस सिर्फ नियमों की बात नहीं बल्कि एथिकल कल्चर का हिस्सा भी होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस मामले में इतना कहना चाहूँगी कि अगर हमें एथिक्स की और हमें हमारे लिमिटेशंस की समझ होती, तो कंप्लायंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कंप्लायंस आता है हमारे बेटरमेंट के लिए, हम सबकी सेफ्टी के लिए। अब चाहे वो रोड कंप्लायंसेस हो, चाहे फाइनेंशियल कंप्लायंसेस हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड लीगल कंप्लायंसेस हो, कोई भी कंप्लायंस हो। कंप्लायंस बनता है एम्प्लॉइज़ की, लोगों की और ऑर्गेनाइजेशंस की सेफ्टी के लिए, ताकि वो किसी गलत ट्रैप में ना पड़े। हम कंप्लायंसेस को बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं और जनरली कुछ लोगों की जैसे फितरत होती है कि रूल तोड़ना ही बहादुरी है। तो ये एक बहुत गलत चीज हो जाती है, क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे ये समझ नहीं आता कि रूल्स बनते हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही है, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। रही बात सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कंप्लायंस की, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इतना स्ट्रांग बना लें, अगर वहां का कल्चर अच्छा हो, तो शायद पॉश एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझें, तरीके से सबके साथ बिहेव करें, तो किसी भी बेसिक कर्टसी को लॉ बनाना नहीं पड़े। अगर हम पॉश एक्ट के नियम डूज एंड डोंट्स देखें तो बहुत बेसिक चीज है, वो सिर्फ कॉर्पोरेट एटिकेट्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर पॉश एक्ट नहीं भी होगा तो बेसिकली ये बेसिक तरीके हैं जहां एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बिहेव करना चाहिए, क्या चीजें हैं जो बिहेवियर में नहीं करनी चाहिए। ये तो बेसिक कर्टसी है, इसको लॉ बनाने की जरूरत ही नहीं थी। कर्टसी कुछ लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए सब लोगों के लिए लॉ बना के लाना पड़ा। बात इतनी सी है। सो मुद्दा होना चाहिए कल्चर स्ट्रांग करने का, ताकि लॉ को बीच में लाना ही ना पड़े। बहुत खूबसूरत बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। कि हालांकि मेरे जहन में वैसे ही आ गया जी। कि जो उस ऑफिस का या वर्क प्लेस का इंचार्ज होता है, मैनेजर है या जी। मैनेजिंग डायरेक्टर है, हम्म। उसकी जो फितरत है
या उसकी जो इंटेंशन है उस पे ये सारा कुछ कल्चर क्या निर्भर करता है? सर विशाखा गाइडलाइंस में यही कहा गया था कि हर फीमेल की जिम्मेदारी उसके एम्प्लॉयर की है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो ये बात दर्शाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है वो एम्प्लॉयर की, मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी है। जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ये मैसेज देता है कि यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट 0 टॉलरेंस है, वहां पे हरासमेंट देखने को नहीं मिलता, चीजें बहुत स्ट्रिक्टली ली जाती हैं और एम्प्लॉयज भी अच्छे से रहते हैं वहां पे। लेकिन जहां मैनेजमेंट ही जिन चीजों को लेकर के और बहुत इजी है, एक्सेप्टिंग है, वहीं पे सबसे ज्यादा हरासमेंट के केसेस होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट कि वो अपनी इंटरनल कमिटी को कितना स्ट्रेंथन करके रखता है, कितना सपोर्ट करता है और एम्प्लॉयज की सेफ्टी और कल्चर के लिए कितना जागरूक है। सारा दारोमदार मैनेजमेंट पर ही है, क्योंकि वो मैनेजमेंट ही होता है जो विजन, मिशन और विजन को नीचे अपने एम्प्लॉयज को डाउनलोड करता है। तो हर चीज के लिए जिम्मेदार मैनेजमेंट ही होता है। बहुत खूबसूरती से आपने बयान कर दिया। चलिए मैं अगला सवाल करता हूँ। बड़े शहरों की वर्किंग वुमेन किन खास चैलेंजेस का सामना करती है, चाहे वो बैलेंसिंग होम एंड ऑफिस हो या वर्क प्लेस बायस हो? क्या है इसमें, क्या विचार है आप? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, औरत की जिंदगी में लड़ाइयां बहुत होती हैं। वर्क प्लेस बैलेंस से शुरू होती हैं और वर्क प्लेस बायस पे आके खत्म होती हैं। वर्क प्लेस बैलेंसिंग होगी जहां उसको अपने घर का काम भी करना है, शी इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग। हालांकि शहरों की काफी मानसिकता में बदलाव आया है, जहां पे मेल्स और फीमेल्स साथ मिलकर काम करते हैं, घर के भी और बाहर के भी। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान के अंदर जो रूट्स में जो है, इसकी कल्चर में जो सोच है, वो यही है कि फीमेल्स को तो दोनों देखने पड़ेंगे, क्योंकि घर उसकी प्रायोरिटी है तो वो तो देखना ही है, जॉब तो वो अपने शौक से करती है, और घर के अंदर जो जॉब करने का मेजर फील्ड है वो मेल्स का है। सो ये बायसनेस तो हमारी सोसाइटी में इन राउट है और इसका सोल्यूशन आना थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा। बड़े शहरों में ये सिचुएशंस बहुत इजीली मीटअप हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्कोप तो हर जगह रहता है। रही रूरल सेक्टर की बात, तो रूरल सेक्टर में तो फीमेल्स बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। मैंने उन फीमेल्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है अपने कई प्रोग्राम्स में, बट यही है कि उनको स्कोप कितना मिलता है, अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है, अवेयरनेस उनमें कितनी है कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। और कई जगहों पे ऐसे सबल हरासमेंट होते हैं जहां पे वो आवाज भी नहीं उठा सकती, क्योंकि बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से ये गेम खेला जाता है और उनको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज से पीछे करना पड़ता है, या फिर जॉब के लिए, पैसे के लिए उनको अपना मुंह बंद रखना पड़ता है कि कल को हमने वॉइस रेज की मैनेजमेंट के अगेंस्ट या मैनेजर के अगेंस्ट और हमारी जॉब चली गई, तो जॉब के लिए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उनको कई बार कुछ सहना भी पड़ता है। सो ऑफ कोर्स सिचुएशन, जितना एक्ट स्ट्रांगली आया है उतना इम्पैक्टफुल अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत जगहों पे फीमेल सप्रेस होती हैं। सो दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। बहुत अच्छा। और रूरल विमेन की बात तो खैर आपने अभी बताई दी मुझे, लेकिन कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने रूरल एरियाज में ट्रेनिंग की हो, सेमी अर्बन एरियाज में ट्रेनिंग की हो, वहाँ कोई खास इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जो आप शेयर करना चाहें? सर मैं एक जनरलाइज्ड बात आपसे करूंगी, इसमें कुछ एक खास इंसिडेंट्स नहीं, क्योंकि ऐसा बहुतों के केस में होता है। रूरल विमेन जब शहर में आके काम पे लगती है, जैसे स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के हिसाब से वो लगती हैं, लेकिन उनको अपने राइट्स की समझ ही नहीं है। जो सबसे बड़ी जो इशू है वो यही है कि उनको सिर्फ काम में लगाया जाता है, उनके हिसाब से उनको मजदूरी दे दी जाती है और उनको उनके राइट्स से अवेयर नहीं किया जाता। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसीलिए एमएसएमई सेक्टर में पॉश एक्ट आ ही नहीं पाया है। कहीं वो एम्पावर ना हो जाए, इस डर से एमएसएमई सेक्टर के अंदर पॉश एक्ट को लाया ही नहीं गया। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसलिए फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि करना क्या है और चीजें बहुत बैड शेप ले लिया करती हैं। ये तो बहुत ही नई बात बताई मुझे आपने कि एमएसएमई सेक्टर में ये एक्ट नहीं है। बिल्कुल सर, लागू है लेकिन ओनर्स लाना नहीं चाहते। कभी कोई
बात करें तो रीजंस दे देते हैं कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमारे पास तो कोई ऑडिटर आके पूछा ही नहीं, हमसे तो गवर्नमेंट ने डेटा लिया ही नहीं, किसी को इस बारे में खुद नहीं पता होता। कुछ कह देते हैं मैडम हमारे यहाँ तो जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। अब उनको कौन समझाए कि ये कानून है, इसका आपके माहौल से कोई लेना देना है ही नहीं। कंपनीज एक्ट के अंडर आप बाकी के कंप्लायंसेस जैसे करते हैं वैसे ही पॉश एक्ट कंप्लायंस करना है, बट ये समझाने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। सांगानेर एरिया में बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेज हैं गारमेंट्स जी के और जी एमएसएमई सेक्टर के, जी उसमें ये कहीं लागू नहीं है। Is it नहीं so? सर, बहुत सारी जगहों पे नहीं ही है। बिल्कुल जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कुछ आईटी कंपनीज आई हैं प्रतापनगर सांगानेर एरिया में, उनमें जरूर पॉश एक्ट को ऑन पेपर्स होता है। बाकी इंडस्ट्रीज में अगर उनसे पूछेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज एमडब्ल्यूसीडी के पास सारी पहुंचती है। जो एनुअल रिपोर्ट फाइल करते हैं वो सारी रिपोर्ट्स पहुंचती है, लेकिन अगर हकीकत अंदर ये है कि अगर इन्हीं कमिटीज के मेंबर्स को पूछ लिया जाए कि आप किस कमिटी के मेंबर हो, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा। अंदर की रियल सिचुएशंस ये हैं। हमने बहुत से इंडस्ट्री लोगों से बात की है तो वो यही बोल रहे होते हैं कि हमारे यहाँ तो फीमेल्स काम नहीं करती, हमारे यहाँ तो माहौल बहुत अच्छा है, हमें किसी ने बताया नहीं, ये सारे रीजंस देके इवेंचुअली दे डू नॉट वांट दिस एक्ट टू एंटर देयर हाउसेस। कभी उन्हें लगता है अगर फीमेल्स को ये पावर दे दी तो कल वो हमारे ही अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी। अब उनको सेक्शन 14 वाली बात कौन समझाए कि ऐसे भी प्रावधान है जहां मिसयूज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मुश्किल हालात है एमएसएमई सेक्टर में। कॉर्पोरेट तो समझदार हो गया है, वो फॉलो करता है, बट एमएसएमई के हालात वाकई बहुत मुश्किल हैं। सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रखी हैं, एमडब्ल्यूसीडी अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लॉ बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, पर सवाल यहाँ ये है कि लॉ स्ट्रॉन्ग तो बहुत है, इम्पैक्टफुल कितना है? क्या ग्राउंड लेवल पे उसका इम्पैक्ट है? दिस इज द मेजर क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। बहुत खूबसूरती से आपने बयान किया, और आप जो ये मुहिम चला रही हैं, जो काम कर रही हैं, ये इसमें आप और आगे बुलंदियों तक पहुंचे, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सर। नेहा जी, यहाँ हम एक गाने का आनंद लेते हैं, कुछ देर रुक जाते हैं। बिल्कुल। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India, it happens only in India, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India, it happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए, जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए, और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां, जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अजान, जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अजान, जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान सारे एक समान, अरे आज नहीं है साच को चाहे देख ले सारी दुनिया,
नेहा जी, जी। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं। आप ट्रेनिंग के अलावा आपकी हॉबीज या इंटरेस्ट क्या हैं? एज नेहा को क्या पसंद है और अपने आप को कैसे आप इतना एनर्जाइज करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही एक चैलेंजिंग काम कर रही हैं। हाँ, जिस काम के अंदर मैं रहती हूँ, मुझे थोड़ा-सा अपना साइड चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जी। जो चीज़ें मैं पसंद करती हूँ, मैं नेचर लवर हूँ, तो मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। मैं अक्सर अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। धरती से जुड़ती हूँ, पौधों से जुड़ती हूँ। मैं इस प्रकृति के साथ जुड़ना पसंद करती हूँ। खुद को इमोशनली और फिज़िकली ठीक रखने के लिए मैं योगा करती हूँ, मुझे योगा बहुत पसंद है और अपनी एनर्जीज़ पे काम करना मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मुझे एनर्जी का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, वो है लोगों से मिलना। तो मुझे लोगों से मिलना, बातें करना, कुछ नई चीज़ें सीखना, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैं इस दुनिया को सिर्फ़ अपनी ही 2 आँखों से देखूँ? क्यों ना मैं दूसरी उन सभी नज़रों से देखूँ और अपना नज़रिया बदलूँ? तो इसलिए मैं लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, उनके नज़रिए को समझती हूँ। हर किसी के पास कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। तो मैं कुछ न कुछ, किसी न किसी से सीखती रहती हूँ, उनकी लाइफ़ और उनके एक्सपीरियंसेस को चुरा करके और अपने लिए लर्निंग क्रिएट करती हूँ। ये मुझे बहुत एनर्जी देता है, मिलना, बात करना, सीखना। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मैं अपनी एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। बहुत बहुत। और जो आखिरी में आपने बात की, आप खुश रहती हैं। जी, आजकल ऐसे बहुत कम इंसान मिलते हैं जी। जो ये कह सकें कि वो खुश रहते हैं। तो आपकी इस खुशी की बात पे ही बहुत एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं कोई खुश रहने का। जी, बिल्कुल। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या खेल रचाए तुम्हारे लिए, हम भी कैसी कैसी मंजिल छोड़ के आए तुम्हारे लिए। कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कलियां ही कलियां महका दो ऐसे, कि आबाद दिल का ये वीराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए।
खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। तो चलिए नेहा जी, हम आखिरी पायदान पर आ चुके हैं। जी। अब आज की यंग वर्किंग वुमेन के लिए कोई मैसेज देना चाहें? एमएसएमई आपका बहुत ही एक पैशनेट सब्जेक्ट है, उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं इस फोरम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमारी फीमेल वर्कर्स को एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी। बर्दाश्त करना भी उतना ही गलत है जितना कि कोई क्राइम को करना है। तो प्लीज किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त ना करें। टू राइज अप फॉर व्हाट इज रॉन्ग इज ऑलवेज गुड। बात को कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन सही तरीके से, जिसे हम असर्टिव स्टाइल कहते हैं, बिना किसी के रेस्पेक्ट को हार्म किए बिना अपना रेस्पेक्ट मेंटेन करते हुए अपनी बात रखना गलत नहीं है। तो प्लीज तरीके से, कायदे से, सलीके से अपनी बात को जरूर रखें। अंदर ही अंदर अगर हम चीजों को बर्दाश्त करते जाएंगे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती हैं, जो बहुत नेगेटिव आउटकम दे सकती हैं। सो इट्स बेटर कि हम अपने राइट्स को पहचानें एंड स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। वी हैव ऑल द राइट्स टू रेज वॉइस व्हाट वी डू नॉट वांट, और हमें नो कहने का पूरा राइट है विच वी डोंट वांट टू हैपन। सो दैट इज द ओनली मैसेज टू माय वुमेन इन फोर्स, बिकॉज हम बहुत स्ट्रांग हैं, बस हमें अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की देर है और अपने स्ट्रेंथ को यूज करने की बात है। बहुत तरीकों से काम होते हैं, सबसे सही तरीका अपनी बात को रखना है, तमीज, तहजीब और कायदे के दायरे में रख के। उसमें कुछ गलत नहीं है, इसलिए प्लीज राइज अप एंड रेज वॉइस। थैंक यू। दैट्स ऑल माय मैसेज टू फीमेल्स। बहुत खूबसूरत नेहा जी, और ये जो नो वाली बात है ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रभावी है। हाउ टू से नो, ये जो आर्ट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, शुरू में सिखाई। तो लीजिए नेहा जी, आपकी बातचीत से आज हमें यह एहसास हुआ कि ट्रेनिंग सिर्फ स्किल बिल्डिंग का टूल नहीं बल्कि एम्पावरमेंट और अवेयरनेस का ब्रिज भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चाहे पॉश एक्ट की बात हो आप या और बातें हों, आपने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया कि प्रोफेशनलिज्म का असली मतलब है एथिक्स, एम्पैथी और इक्वलिटी। करेक्ट। दोस्तों, ऐसे कन्वर्सेशंस हमें याद दिलाते हैं कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने और थोड़ा बेहतर बनने का मौका होता है। नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर जर्नी, योर विजडम एंड योर एनर्जी विद आवर लिसनर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू आलोक जी, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।